पाकिस्तान में जो इस वक्त का सिनेरियो है जिसमें हर तरफ जो है ना एक अनरेस्ट है। अब आपका कलम से, आपका किताब से, आपका रिसर्च से, आपका किसी लिखने पढ़ने से कोई ताल्लुक हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए वजीर आला क्या करेगा, ये बहुत खतरनाक बात है हमारे लिए। आने वाले माह साल के अंदर आपको पता चलेगा कि आपके ये फैसले क्या असरात मुरतब कर रहे हैं। उस तब्दीली के पीछे क्या मुहर्रकात हैं, उनके पीछे क्या अज़ाइम है। सत्यानाश कर दिया आपने पूरे एजुकेशन निजाम का। सवाल ये नहीं है कि फैसले आपने बाय हुक किए या बाय क्रुक किए। और केपी के चैप्टर ने क्या किया, दो ऐसे सूबे हैं हमारे मुल्क के कि पिछले एक साल के अंदर 16 लाख लोग कहाँ चले गए, बैरून मुल्क चले गए इल्म हासिल करने। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों का क्या रोल है और यूनिवर्सिटीज किस तरफ जा रही हैं, ये बहुत एक अलार्मिंग चीज है जिसको देखना है। आपको आने वाले 50 सालों के अंदर किस तरह की जनरेशन चाहिए, किस तरह का एक्यूमेंट चाहिए, किस तरह का नॉलेज चाहिए, किस तरह का माइंडसेट चाहिए। केपी वाहिद सूबा है जिसने HEC नहीं बनाया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते नवीद साहब कि जितनी वर्ष सूरत हाल सिंध के अंदर मौजूद है एजुकेशन की। पाकिस्तान के अंदर जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है, मुझे कोई इंसेंटिव नहीं मिला। अब ये नस्ल कैसे तैयार होगी, कहाँ पे तैयार होगी, किस विजन के तहत होगी, किस टेक्नोलॉजी के तहत होगी। सिंध भी बड़ा सेंसिटिव है, केपी भी बड़ा सेंसिटिव, बलूचिस्तान भी बड़ा सेंसिटिव, पंजाब भी बड़ा सेंसिटिव है। कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसके अंदर ना हो, खामोशी मौत की अलामत होती है। और अगर वो नेशनल एजेंडा और वो नेशनल कौमी मफाद जिसे कहते हैं, राजा दहर पाकिस्तान का हीरो था या राजा दहर पाकिस्तान का विलन था, कि इसको एड्रेस करना चाहिए लॉजिक के साथ, दलील के साथ। और हम समझते हैं कि इसको रेजिस्ट किया जाना चाहिए, इस पे मूवमेंट चलाई जानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ पॉडकास्ट के हाजिर हैं। और जिस तरह आपने अब तक हमारे मुख्तलिफ पॉडकास्ट को जो पज़ीराई दी है और जिस तरह से आपने इसके उस एंगल को पसंद किया है जो पॉलिसी और डिसीजन के रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर एक गैप है जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है, जिसको आपने एक्नॉलेज किया है और जिसको आपने बहुत पसंद किया है, और इसी ने हमें ये हौसला दिया है कि हम आगे बढ़कर मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात कर सकें। आज का जो पॉडकास्ट है ये इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि इस पॉडकास्ट के लिए हमें यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर ने कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें ये कहा कि आप इस पे पॉडकास्ट करें, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पाकिस्तान एक इमर्जिंग इकॉनमी है, पाकिस्तान का एक ब्राइट फ्यूचर है, पाकिस्तान का पोटेंशल बहुत हाई है और पाकिस्तान के अंदर यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। लिहाजा पाकिस्तान जो है वो किसी तरह से भी यूनिवर्सिटीज़ के मामले को निगलेक्ट करके आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम ये कोशिश करेंगे कि आपके सामने इस अहम पहलू को इस अंदाज से पेश करें कि जिसको देखकर आप पाकिस्तान के लिए कुछ करने पर आमादा हो सकें और पाकिस्तान में मौजूद जो पॉलिसी सेक्टर में लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए जो भी किरदार है वो आप अदा कर सकें। दो जगहों पर जो दो ऐसे सूबे हैं हमारे मुल्क के, उसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीली की गई है। उस तब्दीली के पीछे क्या मुहर्रकात हैं, उनके पीछे क्या अज़ाइम है और उनका क्या इफ़ेक्ट होगा आने वाले पाकिस्तान पर, इसका हम आज तजिया करेंगे और इससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबली इस वक्त यूनिवर्सिटी जो है वो क्या किरदार अदा कर रही हैं, दुनिया भर में जो एक बहुत तेज़ी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसमें क्या किरदार अदा कर रही हैं। तो हम इस अहम शोबे को, इस अहम एरिए को इसलिए आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि इसमें हमारा फोकस बढ़े और हम इसके नतीजे में बेहतर पॉलिसीज़ को आगे बढ़ा सकें। बहुत शुक्रिया नवीद साहब। पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद जो एजुकेशन है, चाहे ये सेकेंडरी एजुकेशन हो चाहे ये हायर एजुकेशन हो, ये एक अब सूबाई चैप्टर है और सूबों की मुकम्मल सुपरविजन में चल रहा है। आल दो के हायर एजुकेशन कमीशन मौजूद है, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस है वो पॉलिसी मेकिंग में भी नहीं है और किसी निचली ग्राउंड सतह पे भी नहीं है। लिहाजा उस रेफरेंस में अगर आप देखें तो कोई ऐसी मेजर तब्दीली नहीं है कि जिसको आप लीगली या किसी ऐसे एंगल से देख रहे हो कि ये कोई ऐसा मामला हो गया है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट दिया, उस राइट को इस्तेमाल करते हुए आपने अमेंडमेंट की, और वो अमेंडमेंट की क्या किया आपने कि सिंध हुकूमत ने ये जो एक कंडीशन है कि जो वाइस चांसलर तैनात होगा किसी भी जामिया के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसके लिए डॉक्टरेट होना ज़रूरी है। शर्त, ये एक शर्त थी लाजमी। उस शर्त को उन्होंने बैक जुम्बश कलम क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब आपका कलम से, आपका किताब से, आपका रिसर्च से,
आपका किसी लिखने पढ़ने से कोई ताल्लुक हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बुनियादी तब्दीली है जो इस रूह से उन्होंने अब की है। ये उनका राइट बनता है। वैसे उन्होंने कोई गलत नहीं किया जिसे हम कहें कि कोई ऐसा काम किया, वो नहीं किया। ये उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कर डाला। और केपी के चैप्टर ने क्या किया कि पहले गवर्नर जो है वो यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है। गवर्नर से लेकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये राइट जो है वो वज़ीर आला को सौंप दिया। और ये भी उन्होंने 18वीं तरमीम की रूह से बिल्कुल ठीक मामला किया। ये दो मामलात हैं जो इस वक्त पिछले दिनों के अंदर हमारे मुल्क के अंदर जामियात, हायर एजुकेशन, जो इस वक्त 145 यूनिवर्सिटी हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है नवीद भाई, और इसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 78 यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। और मजे की बात क्या है नवीद साहब कि इन 145 यूनिवर्सिटीज में से अगर कहीं पे कोई टावी कोई नजर आती है ना, तो कहीं पे कायदा यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है, कहीं पे आगा खान यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है, कहीं पे किसी कंसिडरेशन के अंदर कराची यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है। वगरना 145 यूनिवर्सिटीज में से कोई एक सिंगल यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर शुमार होती हो। और ये जो 78 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, इनमें से भी कोई एक सिंगल यूनिवर्सिटी भी नहीं है ऐसी कि जो इंटरनेशनल रैंकिंग में आती हो, यानी कि अपने R&D के एतबार से, अपने रिसर्च पेपर्स के एतबार से, अपने क्राइटेरिया के एतबार से, अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के एतबार से। तो ये एक सिनेरियो है जिस सिनेरियो के अंदर ये चेंजेस की गई हैं। और मुल्की हालात को भी अगर आप देखें कि इस वक्त जो पूरी की पूरी एक फिजा बनी हुई है, उन हालात में ये जो फैसले किए गए हैं, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये बहुत दूर रस असरात मुरतब करेंगे। और इसमें तलबा के अंदर, असातिज़ा के अंदर एक अनरेस्ट है, बेचैनी है इस फैसले के खिलाफ। और मैं ये समझता हूं इसके हवाले से जो हम बात करेंगे तो ये बहुत दूर जो पॉलिसी बनाने वाले इदारे हैं उन तक ये बात जानी चाहिए कि ऐसे फैसलों को बगैर किसी मुशावरत के, बगैर किसी कंसल्टेंसी के, बगैर किसी एक लाउड थिंकिंग के आप यक जुम्बश कलम ऐसे बड़े बड़े फैसले कर देते हैं और आपको एहसास ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। और पब्लिक के अंदर भी आपने देखा होगा कि जब ये फैसला हुआ है नवीद साहब, तो कराची में थोड़ी सी इसके ऊपर, कराची शहर के अंदर पूरे इंटीरियर में कहीं कोई बात नहीं हुई इसके ऊपर। कराची शहर के अंदर थोड़ी सी डिबेट हुई कुछ अखबारात के अंदर, कुछ टॉक शोज के अंदर, लेकिन केपीके के अंदर तो बिल्कुल साइलेंस है, कहीं बात नहीं हुई, मीडिया में बात नहीं हुई, कोई कॉलम नहीं लिखे गए। सिर्फ असातिज़ा के अंदर यूनिवर्सिटी की जो एक हुदूद है उसके अंदर एक अनरेस्ट मौजूद है। तो ये वो फैसले हैं कि जो रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में किए जा रहे हैं, इसके असरात क्या होंगे ये आने वाले माह साल के अंदर आपको पता चलेगा कि आपके ये फैसले क्या असरात मुरतब कर रहे हैं। जी नसरुल्लाह भाई, पहली बात तो जो आपने अभी कही है, और मैं समझता हूँ कि ये एक अहम बात है, लेकिन इसको देखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का राइट तो आपने दिया, आपने कहा जी किया उन्होंने, ठीक है, और जब किया ठीक है तो फिर रातों रात क्या हुआ, उनका राइट है, उन्होंने ठीक किया। सवाल ये नहीं है कि फैसले आपने बाय हुक किए या बाय क्रुक किए, बाय द हेल्प ऑफ मेजॉरिटी किए, बाय द फोर्स ऑफ पीपल किए, जो भी आपने फैसले किए उनके इफेक्ट क्या होंगे, उनके असरात क्या होंगे। राइट। हम पाकिस्तान को, इन यूनिवर्सिटीज़ को, जो दो सूबों की हम इस वक्त टच कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा दिल कर रहा है कि गवर्नर बहुत खूबसूरत है, तो फैसला गवर्नर कर लेगा तो अच्छा हो जाएगा, या वज़ीर आला बहुत खूबसूरत है। गवर्नर के, यानी जो केपी में भी जो गवर्नर का जो मैकेनिज्म जो पहले से चला आ रहा है, हम उस पर भी बात करते हैं आगे जाकर। लेकिन हम इस वक्त सिर्फ ये देखते हैं कि देखें 18वीं तरमीम में पाकिस्तान को जो तालीम है उसको सूबाई मैटर दे दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिवली उसके हवाले कर दिया गया। और मुझे याद है जब पाकिस्तान की पहली काबीना बनाई गई तो उस वक़्त की भी एक रुदात जो है वो किसी राइटर ने अपनी किताब में लिखी है कि जब सारे कलमदान दे दिए गए तो एक साहब जो है वो बहुत ज़ईफ़ से थे और वो बेचारे अभी निकलना चाह रहे थे, तो किसी ने जाकर प्राइम मिनिस्टर को या उस वक्त के जो भी सदर थे उनको कहा कि जी वो तालीम तो किसी को आपने दी नहीं। तो उन्होंने कहा देखो यार कोई बंदा बाहर होएगा उन्होंने फाड़ लिया, बच तो नहीं गया, और जड़ा बचिया सी उसको बुलाकर उन्होंने तालीम दे दी। तो हमारे साथ तालीम में यही किया गया। सही है, ठीक है। और ये अनफॉर्चुनेट है बहुत ज्यादा हमारी कौम के साथ कि उसका इफेक्ट हमारे मुल्क पर पड़ा। ठीक है। आपने कहा कि हमारी 100, 150, 200 यूनिवर्सिटीज हैं। पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? 145 यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये 145 यूनिवर्सिटीज भी पिछले अरसे में बढ़ी हैं, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें इंडिया के साथ तो 5345 यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ।
5345 यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर में काम कर रही है, उसकी आबादी ठीक का है, वॉल्यूम आबादी का वॉल्यूम में भी ये रेशो बहुत ज्यादा ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि इन यूनिवर्सिटीज का इंपैक्ट क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटियां कितनी इफेक्टिव हो रही हैं, ये एक अलग सवाल है। ठीक है। देखिए, पाकिस्तान में जो इस वक्त का सिनेरियो है, जिसमें हर तरफ जो है ना एक अनरेस्ट है, इनटॉलरेंस है, ठीक है, अदम बर्दाश्त है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, कोई किसी की बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह के माहौल में जब मुल्क आगे बढ़ेंगे तो उसके असरात बहुत खतरनाक होंगे। हम यूनिवर्सिटीज को एक बेंचमार्क बनाते हैं, एक टेस्ट केस समझते हुए पाकिस्तान का फ्यूचर देखना चाहते हैं। देखें, 2-3 एस्पेक्ट हमने पहले बयान किए। हमने कहा जी पाकिस्तान के पास यंगर पावर बहुत ज्यादा है, 60% से ज्यादा हमारे पास यूथ है। यूथ को आप ट्रेन कर लें, ठीक हो जाएंगे, बेहतरीन है। कौन ठीक करेगा? पॉलिसीज बनेंगी, उस पर लोगों का कंसेंसस डेवलप किया जाएगा, पॉलिसी मेकर इन्वॉल्व होंगे, फंड लोकेट किए जाएंगे और काम होने शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज का क्या रोल है और यूनिवर्सिटीज किस तरफ जा रही हैं, ये बहुत एक अलार्मिंग चीज है जिसको देखना है। हम अभी बात करेंगे आगे बढ़कर कि केपी के अंदर खास तौर पर क्या हुआ है और केपी में किस तरह हुआ है, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो में अगर हम देखें, दुनिया ने भी आज से अगर आप एंशिएंट दौर में चले जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं, तो यूनिवर्सिटीज का एक रोल डिफाइंड था। देखें, यूनिवर्सिटीज का रोल जो है ना वो ग्रेजुअली आगे बढ़ा है, ठीक है, और दुनिया ने आहिस्ता आहिस्ता इस रोल को समझा है, अडॉप्ट किया है और इसके मुताबिक अपनी सोसाइटी को डेवलप किया है। तो यूनिवर्सिटीज पहले से ही एक आइसोलेटेड बॉडी होती थी जिसमें लोग तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, आला तालीम। 19वीं सदी में यह हुआ कि यूनिवर्सिटीज के अंदर एक टर्न आया और इसके अंदर एक दूसरी चीज शामिल की गई कि यूनिवर्सिटीज का काम सिर्फ तालीम देना और लेना नहीं है, यानी पोइट्री सुनाना नहीं है, आर्ट बयान करना नहीं है, आर्ट की डेफिनेशन बयान करना नहीं है, बल्कि इसका काम रिसर्च भी करना है। ठीक, क्योंकि अब एक दुनिया जो है ना वो ओपन हो रही है और दुनिया में एजुकेशन और इल्म के सोते फूट रहे हैं, नॉलेज मैनेजमेंट आ रही है, नॉलेज एक्विजिशन हो रहा है। 19वीं सदी में यह तय किया गया कि हम इसमें रिसर्च भी शामिल करते हैं। 1980 में यह बात आई कि यूनिवर्सिटीज का काम अब सिर्फ रिसर्च नहीं है, यूनिवर्सिटीज का काम अब सोसाइटीज के साथ मिलकर, जिसे एकेडेमिया इंडस्ट्री रिलेशनशिप कहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन लानी है। क्योंकि बहुत तेजी के साथ यूनिवर्सिटीज ने दुनिया को ग्रैब किया है, बहुत तेजी के साथ दुनिया आगे बढ़ी है। और अगर ये कहा जाए, कोई एक जुमला कहा जाए कि दुनिया की तरक्की के पीछे कोई एक सेगमेंट कौन सा है, तो वो यूनिवर्सिटी रिसर्च, वो यूनिवर्सिटी का कल्चर है, वो यूनिवर्सिटी का माइंडसेट है, जिन्होंने दुनिया को जो है ना वो एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया। अच्छा, ये इसको थोड़ा सा हम फिर देखते हैं। देखें, जो एनरोलमेंट है यूनिवर्सिटीज की, ये पिछली सदियों को छोड़ दें तो ये आखिरी 50-70 साल में यूनिवर्सिटियों में मशरूम ग्रोथ हुई है नसरुल्लाह भाई, वर्ल्ड वाइड, नो डाउट। अच्छा जी, देखें इसमें अब यह है कि जिस तरह अब इसकी जो ग्रोथ हुई है ना, यानी 19वीं सदी में मशरूम ग्रोथ हुई है, मशरूम ग्रोथ, तकरीबन आप समझें कि 5 लाख के करीब लोग थे। जब 2000 शुरू हुआ तो ये तकरीबन 100 मिलियन हो गए, यानी 1 करोड़ के करीब हो गए। अब ये तकरीबन 35 साल के अंदर ये 520 मिलियन तक चला जाएगा। यानी इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी की जो एनरोलमेंट है वो बहुत बड़ी है, दुनिया ने इस पर फोकस ज्यादा किया। आप ये देखें कि डे बाय डे एक एक्सप्लोजन हो रहा है टेक्नोलॉजी का, नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है और नए नए तरीके अडॉप्ट करने पर इंसानी शक्लें, इंसानी जो वसाइल हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, रिसर्च की जा रही है। 80% जो दुनिया में जॉब्स हैं वो तब्दील हो रही हैं। इतना खतरनाक किस्म का इन्वायरमेंट है। और उस इन्वायरमेंट में हम अगर देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है, हम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में भी उलझे हुए हैं। हमें वहां पर एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, हार्मनी नहीं है आपस में। और ये हार्मनी ना होने की बड़ी वजह यह है कि हमने यूनिवर्सिटीज को और कैंपस को अभी तक थंब रूल के जरिए, जो पुराना टेलर के दौर की मैनेजमेंट का जो रूल था, उसके जरिए हम यूनिवर्सिटीज को चलाना चाहते हैं, जो एक खतरनाक एस्पेक्ट है। तो इस ग्लोबल सिनेरियो को सामने रखते हुए हम पाकिस्तान के इन इश्यूज को अब हम डिस्कस करें कि इसके अंदर से वो रास्ता कौन सा है जो हमें अडॉप्ट करना है, और इसके नतीजे में क्या एलोकेशन की जाए फंड्स की, क्या एलोकेशन की जाए रिसोर्सेज की, क्या एलोकेशन की जाए उन इश्यूज की जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसको हम नेशनल एजेंडा भी आगे बना सके। तो ये एक पॉइंट है जो हमारे सामने रहना चाहिए। जो क्राइटेरिया सेट किया गया नवीद साहब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए, वो क्या है कि एक मास्टर डिग्री का होना ज़रूरी है, एक एमए का होना ज़रूरी है और 21st ग्रेड का होना ज़रूरी है। अब अगर ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं
तो नाउ यू कैन बिकम अ वाइस चांसलर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। आप सिंध में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर बन सकते हैं अगर आप इन क्वालिटीज़ के ऊपर पूरा उतरते हैं। और आपके नबी साहब ये भी इल्म में होगा, आप तो खुद कराची से जिस तरह आपका ताल्लुक रहा है, कि हमारे पूरे मुल्क के अंदर जो तालीम की दगरगूं तरीन सूरत हाल हो सकती है, जो ख़राब तरीन हो सकती है, और मैं आपको नबी साहब वल्लाह सीरियसली, मैं अपने दौरे निज़ामत में एक दफ़ा एक प्रोग्राम में शरीक हुआ, तो मेरा ख्याल है वो सारा इलाका ज़्यादातर हिंदू आबादी थी, हमारे हिंदू भाई वहाँ आबाद थे। तो एक दौरे के दौरान वहाँ एक टैलेंट अवार्ड शो था, तो हर बच्चा 750, 850, 750, 850 नंबरों की बड़ी भरमार थी। अच्छा, मैंने ना वो अवार्ड दे रहे थे हम, हारिस मसूद हमारे साथ थे, सूबा सिंध के जो हमारे सदर थे। तो मैंने एक ना बच्चे से पूछा, उनसे मैंने पूछा, यार ये बड़े नंबर लिए लोगों ने। उन्होंने कहा यहाँ नकल का कल्चर बड़ा आम है। अच्छा, मेरे लिए हैरत का बायस था थोड़ा सा, चूंकि हमारे यहाँ उस तरह से ज़रा नहीं था मामला। तो 2-3 नौजवान आए, तो मैंने हैंडशेक भी किया बड़ी गर्मजोशी से, और मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा नकल तो नहीं मारी। अब वो यकदा ना मेरी तरफ वो नौजवान मेरी तरफ रागिब हुआ, उसने कहा सर सारे मारते हैं, मैंने कौन सा नया काम किया। तो देखिए सर, बात करने का मकसद ये है कि एक ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर कि जहां एजुकेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया आपने पूरे एजुकेशन निजाम का, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो। अब आपकी दस्त बुर्द से सिर्फ क्या बचा हुआ था सर, हायर एजुकेशन बची हुई थी। अब आपने उसको भी अपनी कस्टडी के अंदर ले लिया ताकि आपकी दस्त बुर्द से कोई इदारा महफूज ना रह सके। पीआईए को सर बर्बाद कर दिया, स्टील मिल को सर बर्बाद कर दिया, रेलवे को सर बर्बाद कर दिया। अगर इन नागुफ्ता बेहालात के अंदर भी नवीद साहब कोई इदारा प्रोड्यूस कर रहा था, पाकिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर से इतने नागुफ्ता बेहालात के अंदर भी कुछ ना कुछ निकल रहा था। अब ये कर क्या रहे हैं कि ये 21वीं ग्रेड का अफीसर, ये एक एमए डिग्री का हामल आदमी जो किसी भी पॉलिटिकल वबस्तगी के दरमियान में आ सकता है, उसको ये वाइस चांसलर लगा देंगे। और उसके नतीजे में क्या होगा, जो ऑलरेडी सिचुएशन इतनी वर्स है, उसके नतीजे के अंदर कौन सी इल्म के सौते फूटेंगे, कौन से R&D के काम है जहां पे वो लोग करेंगे। और जिस तरह हार्वर्ड ने और ऑक्सफोर्ड ने और इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने मुल्कों की इज्जतों को बहुत बड़े पैमाने पे रिकग्नाइज किया है, लोगों की कौमों की इज्जतों के अंदर उन्होंने इजाफा किया। और ये सिर्फ अभी का नहीं है नवी साहब, ये सिर्फ अभी का नहीं है नवी साहब, मैं दोबारा स्ट्रेस कर रहा हूं, ये अभी का नहीं है। एक वक्त था नवी साहब बगदाद था, एक वक्त था नवी साहब कुर्तबा था, एक वक्त था नवी साहब नेशापुर था, एक वक्त था कि जब दुनिया पूरी की पूरी, जिस तरह आज आप कहां जाते हैं इल्म हासिल करने के लिए, आज आप जाते हैं यूरोप की तरफ जाते हैं। और आपके इस मुल्क के अंदर आपके इल्म में होगा नवी साहब कि पिछले 1 साल के अंदर 16 लाख लोग कहां चले गए, बैरून मुल्क चले गए इल्म हासिल करने के लिए। एक वक्त था कि दुनिया आपकी तरफ रागिब होती थी, आपके पास इल्म के सौते थे, इल्म के चश्मे थे, लोग आपकी तरफ रागिब होते थे, आप इल्म देते थे लोगों को। तो आज ये जो आप कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं सर, इसके नतीजे के अंदर क्या होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते नवीद साहब कि जितनी वर्ष सूरत हाल सिंध के अंदर मौजूद है एजुकेशन की, चाहे वो किसी भी सतह की एजुकेशन हो, और उसके ऊपर मुस्तजाद जो उन्होंने इस वक्त ये वाला फैसला किया है, तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही दूर रस असरात मुरतब करेगा। बिल्कुल एक हमारी जो एजुकेशन का पूरा निज़ाम है, उस पूरे निज़ाम को ये बर्बाद करके रख देगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि एजुकेशन जो मामला है, हायर एजुकेशन जो बिलखुसूस मामला है, इसको सूबाई चैप्टर से ज़रा इंडिपेंडेंट और आज़ाद होना चाहिए, ताकि हमारी जो जामियात हैं, तालीमी इदारे हैं, ये तालीमी इदारे एक वाइटल रोल प्ले कर सकें मुल्की तरक्की के अंदर, मुल्की सलामती के अंदर, R&D के अंदर, और जो बदलती हुई दुनिया है, डिजिटल दुनिया है आज की, उसके अंदर अपना एक रोल मुकाम अदा कर सकें, ताकि पाकिस्तान का नाम बुलंद हो सके। जी नसरुल्लाह भाई, ये जो सिंध का चैप्टर को जिस तरह से आपने डिफ़ाइन किया है, मैं थोड़ा केपी पे बात इसलिए करूँगा कि केपी बहुत सेंसिटिव एरिया है। केपी में ये हुआ है कि जब ये HEC को सूबाई मैटर बनाया गया है, तो केपी वाहिद सूबा है जिसने HEC नहीं बनाया। ये आपके इल्म में उन्होंने HED बनाया, डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, और उसमें उनके बहुत सारे पीछे मुहर्रकात होंगे। देखें, केपी में एजुकेशन का पोटेंशियल बहुत हाई है,
केपीके का नौजवान बहुत ज़्यादा विजिलेंट है और तालीम पर फोकस्ड है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में हमने देखा है कि वो बेहतर परफॉर्म करती हैं। अच्छा, ये जो डिक्लाइन हुआ, अब ये 34 यूनिवर्सिटीज़ में से 24 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर वाइस चांसलर परमानेंट नहीं है। ये देखें सवाल पैदा, हम उस इशू पे बात कर रहे हैं कि आप इसको सूबाई मैटर बना रहे हैं और वज़ीर आला के अंडर दे रहे हैं, तो 24 यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो वाइस चांसलर नहीं है। 21 यूनिवर्सिटी में आपके पास परमानेंट रजिस्ट्रार नहीं है। फिर 6000 जो फैकल्टी मेंबर हैं उनकी तनख्वाहों के इश्यूज हैं, वो अनरेस्ट का शिकार हैं, वो लो वेजेस का शिकार हैं। फिर इसके अलावा जो एक बड़ी तादाद यूनिवर्सिटीज़ में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की हैं, 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस वक्त केपी में काम कर रही हैं। इस बड़े साइज में इन यूनिवर्सिटीज़ का एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क बन सकता है, क्योंकि एक सूबे की जितनी बड़ी ग्रोथ है या जितनी बड़ी उसकी एंगलिंग है, पोटेंशियल है ग्रोथ का, उसमें ये लोग एक किरदार अदा कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। अब हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि मैं 2013 में पीएचडी करके बाहर से आया और जब मैंने ज्वाइनिंग की तो मेरी जो सैलरी थी वो $1,500 थी, यानी उस वक्त के हिसाब से $1,500 थी। और आज 10-12 साल गुजरने के बाद मैं अभी भी $1,500 ही कमा रहा हूं। मुझे कोई इंसेंटिव नहीं मिला, कोई रिसर्च के लिए मुझे फंड्स नहीं मिले, कोई एरिया मुझे नहीं दिया गया कि भाई ये एरिया है, इस पे हमने ये फंड्स अलोकेट किए हैं, आप टीम सेलेक्ट करें पूरी सोसाइटी से और इस पर काम करें। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। जबकि इसके मुकाबले में अरब अमारात में अब चले जाएं तो $10,000 से लेकर $15,000 तक जो है वो एक टीचर की तनख्वाह है। यानी वो इज्जत के साथ अपनी रिसर्च पे भी तवज्जो देता है, अपनी टीचिंग पे भी तवज्जो देता है, और जो सोसाइटी को जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसके हवाले से भी वो एक अलाइनमेंट करने पर जो है वो फोकस करता है। राइट। अब केपी में जो दूसरा एक बड़ा मसला जिसको वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत जिस पे कंसर्न है वो ये है कि एडिक्शन बहुत तेजी के साथ बढ़ गई है, नशे बहुत तेजी के साथ फैला। उसकी वजह क्या है नसरुल्लाह भाई? वजह यह है कि 300% इन्होंने फीसें बढ़ा दी हैं। अब यूनिवर्सिटीज को, अगर यूनिवर्सिटीज के अंदर रहने वाले लोग अगर इस तरह से आप उसको एक इंडस्ट्री बनाएंगे मनी हंट करने की, तो उसके नतीजे में क्या फ्लो होगा? बेशुमार लोग हैं जो मुल्क छोड़ के चले गए, जामियात से चले गए हैं लोग, दुनिया दूसरे ममालिक में चले गए और वहाँ सर्विसेज दे रहे हैं बेहतर अंदाज से। तो केपी की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ख़ासतौर पे ये जो फिगर्स हैं वो बहुत अलार्मिंग है। और अगर ये अब दूसरा जो इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए वजीर आला क्या करेगा? वजीर आला के पास एक पूरा प्रेशर होता है एमएनएस का, पॉलिटिकल प्रेशर होता है। उसके पास एक प्रोविंशियल जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एक लाइन होती है, उसको बरह रास्त लोगों के सामने फेस करना पड़ता है। वो प्रेशर में आएगा, राइट। वाइस चांसलर लगाने के लिए वो प्रेशर में आएगा। जो उसको इन्फ्लुएंस करेंगे वो लोग जो है ना वो वाइस चांसलर लगते चले जाएंगे, मेरिट का फिर कत्लेआम होगा। दूसरी बात यह कि देखें, जब आप एक अमेंडमेंट करते हैं तो आप बहुत सारी चीजें देखते हैं। अब उसमें उन्होंने क्या किया कि जो प्रोफेसर्स का जो रोल है सिंडिकेट में वो कम कर दिया, 4 की जगह 2 कर दिया, 2 की जगह 1 कर दिया। तो अब आप देखें कि इंटरनल जो आपका सेगमेंट है जो डायरेक्टली कंसर्न है, डायरेक्टली स्टेक होल्डर है किसी भी यूनिवर्सिटी का, वो फैसला साजी फोरम में उन सारे मिनिस्टर्स, उन सारे सेक्रेटरीज के बीच में उनका क्या किरदार होगा कि उनकी आवाज़ निकार खाने में तोती की आवाज़ बनकर रह जाएगी। तो पहले ही हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, खासतौर पे यूनिवर्सिटीज़ की जब हम बात करते हैं, वहाँ प्रोफेसर्स के अंदर अनरेस्ट है और वो ये चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा मौका मिले जहाँ पर वो अपनी सर्विसेज दे सकें। अगर उन्हें बाहर जाने का मौका मिले वो बाहर जाने को तैयार है। तो ऐसा मुल्क जो अपनी पोटेंशियल हाईली यानी इक्विप्ड और हाईली ट्रेंड और हाईली एजुकेटेड अगर अपनी टीम को कंट्रोल ना कर सके, प्रिजर्व ना कर सके और उनको लेकर ना चल सके, वो मुल्क आगे क्या करेगा? राइट, बिल्कुल ठीक। तो हमारा इसमें जो कंसर्न है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो पिछला मामला था उससे अगर इसको आप तब्दील करते हैं तो जो प्रेशर आएगा, इस प्रेशर को काउंटर करने के लिए क्या मेजर्स हैं ये हमें बताए जाने चाहिए। ये लोगों को बताया जाए कि हमने ये तरीका किया है। जो चीफ मिनिस्टर है वो जो 3 अफराद पहले भी सेलेक्ट करके भेजा करता था, अब वो खुद करेगा, तो उसके ऊपर जो दबाव होगा उसको वो कैसे सस्टेन करेगा। फिर यूनिवर्सिटीज की जो ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंसी है, असल में वो कैसे पूरी तरह डैमेज होगी और उसके नतीजे में वो रिसर्च नहीं हो सकेगी। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल इश्यूज हैं जिन्होंने हाईलाइट किया इस बात को कि हम इस पर बात करें और इसको पॉलिसी सर्कल्स में इंपॉर्टेंस दें। और आज के इस पॉडकास्ट के जरिए भी हम ये बताना चाहते हैं कि ये छोटा सेगमेंट है। देखें, 145 यूनिवर्सिटियां कुछ भी नहीं। 145 यूनिवर्सिटी में चंद हजार या चंद लाख स्टूडेंट पढ़े होंगे, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये साइजेबल इसका एक इम्पैक्ट है।
इस इम्पैक्ट को बढ़ाने की जरूरत है, यूनिवर्सिटीज को बढ़ाने की जरूरत है। हमें यूनिवर्सिटीज के अंदर जो इस वक्त टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन की जरूरत है, उसमें एक बड़ा अहम किरदार है जो यूनिवर्सिटीज अदा कर सकती है। और अगर हम इनको इस तरह से उलझाए रखेंगे और उन यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को, उनके टीचर्स को और नॉन टीचिंग स्टाफ को उलझाए रखेंगे और उनको रोज एक नया जो है वो नोटिफिकेशन या ऑर्डिनेंस उनके ऊपर मुसलत करेंगे कि अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है, तो ऐसी सूरत हाल में हम कैसे ये तस्वर कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो तरक्की हो सके जो पाकिस्तान को इस वक्त रिक्वायर्ड है। तो पॉलिसी एंगल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों पहलुओं पर दोनों सूबों की जो इंटेलिजेंसिया है, वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वहां के टीचर्स हैं, वहां के ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहां के ओपिनियन मेकर्स हैं, वहां के दानिश्वर तबकात हैं, वहां की सिविल सोसाइटी है, उनको इस पर एक अपना किरदार और अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करना चाहिए। और अगर ये हाईलाइट ना किया, और खास तौर पर मैं समझता हूं कि जो स्टूडेंट बॉडीज हैं, स्टूडेंट बॉडीज का किरदार ये नहीं है कि वो सिर्फ कॉस्मेटिक एक्टिविटीज करते रहें और वो जो है वो बड़े बड़े एक्सपोज करके और सिर्फ लोगों को ये बताती रहें कि हम अच्छे काम कर रही हैं। अच्छे काम आप जरूर कर रही हैं, लेकिन अगर आपके काम आपकी यूनिवर्सिटीज के ऊपर इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटीज की डायरेक्शन को ठीक करने में आपकी स्ट्रेंथ कोई काम नहीं आ रही है, और अगर आपके काम के नतीजे में यूनिवर्सिटी की डायरेक्शन ठीक नहीं हो रही है, और ये अल्टीमेटली मुल्क की डायरेक्शन है, हम इसको मुल्क की डायरेक्शन से, अगर उस तरफ हमारा फ्लो नहीं हो रहा है तो इस पर हमें तवज्जो भी देनी है और इस पर फोकस करना है। तो ये आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम केपी में खास तौर पर, क्योंकि वहां पर देखें अब सिंध भी बड़ा सेंसिटिव है, केपी भी बड़ा सेंसिटिव है, बलूचिस्तान भी बड़ा सेंसिटिव है, पंजाब भी बड़ा सेंसिटिव है। जब आपने इन सब को जो है वो 4-5 टुकड़ियों में तकसीम कर दिया और फिर आप कहते हैं कि हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी है, हमारी एक नेशनल इंटेग्रिटी है, आपने करिकुलम भी नहीं बनाया कोई एक पाकिस्तान का। एतराज कर रहे हैं लोग कि राजा दहर पाकिस्तान का हीरो था या राजा दहर पाकिस्तान का विलन था। यानी ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं जो किसी भी कौम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं कि उन पर जो है वो फोकस किया जाए। यूनिवर्सिटीज इस पर डिबेट करें, वो फैक्ट्स जो मौजूद हैं वो उनको नुमाया करें और लोगों को ये बात बताएं कि हमें अपनी यूनिवर्सिटीज को फोकस करके आगे लेके चलना है, ताकि हम आगे बढ़कर ये बहुत बड़े काम जो है वो कर सकें। दुनिया आज की नसुल्ला भाई वो तो ये चाह रही है कि करिकुलम यूनिवर्सिटीज का भी इतनी तेजी के साथ मॉडिफाई किया जाए और इतनी अमलगमेशन की जाए वहां पर टेक्नोलॉजी और इंसान के मर्जर की, कि मुझे जितनी चीजें मालूम है वो पता चल जाए कि मुझे क्या मालूम, अब मुझे क्या चाहिए वो मुझे दिया जाए। तो इतनी सोफिस्टिकेटेड किस्म की ट्रेनिंग्स और सोफिस्टिकेटेड किस्म के कोर्सेज जो है वो दुनिया इवॉल्व कर रही है, और हम अभी तक 1863 के मॉडल की तालीम जो है वो लोगों को दिए चले जा रहे हैं। तो इस सारे को देखते हुए ये बहुत ख़तरनाक बात है हमारे लिए बैसियत पाकिस्तानी कि हमारी यूनिवर्सिटियां अभी तक खींचातानी में लगी हुई हैं, लेग पुलिंग्स में लगी हुई हैं, और अभी तक ये डिसाइड नहीं कर रही कि इसको ये जवाब दे किसको है। भाई किसको जवाब देना है? यूनिवर्सिटीज को इंडिपेंडेंस दी जाए, उनको फंड्स दिए जाएं, उनको टारगेट दिए जाएं। यूएनओ ने दुनिया में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टास्क है वो जो दिया है, तो यूनिवर्सिटियों के उसके मुताबिक अलाइन करने पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बजट मुख्तस कर दिया। डिबेट करनी है यूनिवर्सिटीज में आइए, बात करनी है यूनिवर्सिटीज में आइए, दलील देनी है यूनिवर्सिटीज में आइए। यूनिवर्सिटीज मैदान है जहां पर आप अपनी यानी इक्यूमन जो है, नॉलेज इक्यूमन को एक्सरसाइज करते हैं और उसके नतीजे में आप एक नई दुनिया को तख्लीक कर दें। तो हम ये कहते हैं कि हमारे इस पूरे पॉडकास्ट का जो बुनियादी मकसद है वो इन एरियाज को एड्रेस करना, और इसके बारे में जितने भी गैजेट्स हैं, ज़ाहिर है वो गैजेट्स तो सबको पता है या नहीं पता, तो वो अवेलेबल है, मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन इशू ये है कि क्या कोई कौम यूनिवर्सिटियों को नज़रअंदाज करके तरक्की कर सकती है? रसूलुल्लाह भाई नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। क्या कोई कौम आगे बढ़ सकती है अगर वो यूनिवर्सिटीज की जो पॉलिसीज है उनको डिसरप्ट कर दे और फिर ये सोचे कि कल हमारा है? ये अहमकों की जन्नत में रहने के काम है, और हम समझते हैं कि इसको रेजिस्ट किया जाना चाहिए, इस पे मूवमेंट चलाई जानी चाहिए, इस पे लोगों को अलाइन किया जाना चाहिए, इस पे लोगों को दलील देनी चाहिए, और सबको अलाइन करके हमें इस पे फोकस करना चाहिए। मुझे याद है आज से 20 साल पहले, अगर आपको भी याद हो, तो एक यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस जो है वो चला था, जिसके तहत पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को प्राइवेटाइज करने का एक अमल चला था। और उस वक्त मुझे याद है कि स्टूडेंट्स ने भी, टीचर्स ने भी, और जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी मिलकर उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज़ उठाई थी और गवर्नमेंट मजबूर हुई थी। तो आज भी ज़रूरत है कि हमारे जो ये इदारे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये अपना एजेंडा सेट करें,
पॉलिटिकल एजेंडा सिर्फ ये नहीं है कि फलां फर्द ने आज क्या किया या फलां फर्द ने आज क्या कहा, क्या पहना। और पॉलिटिकल एजेंडा ये है कि आपको पता हो कि हमारे कंसर्न्स क्या हैं, हमें इस फैसले का आगे कहां पर खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इस फैसले के नतीजे में मुझे कहां कहां पर जलील होना पड़ेगा, मेरे नौजवान को कहां कहां पर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, किस किस जगह वो जाएगा और ये इस फैसले की वजह से उसकी सुबकी होगी। हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं नसरुल्लाह भाई, हम यूनिवर्सिटीज को डिस्टर्ब करके अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। हमें इसके खिलाफ जो है ना वो आवाज उठानी चाहिए और बात करनी चाहिए। देखिए, बुनियादी चीज जो आपको सेट करनी है इस मौके के ऊपर, वो बुनियादी चीज ये है नवीद भाई कि आपको आने वाले 50 सालों के अंदर किस तरह की जनरेशन चाहिए, किस तरह का एक्यूमेंट चाहिए, किस तरह का नॉलेज चाहिए, किस तरह का माइंडसेट चाहिए, किस तरह की जनरेशन है जो आने वाले दौर में आपको रिक्वायर्ड है इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ। आपको पॉलिटिशियन भी चाहिए सर, आपको आर्टिस्ट भी चाहिए, आपको ड्रामा नवीस भी चाहिए, आपको मस्जिदों से लेकर एक बड़ी इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योर्स भी चाहिए। कोई फील्ड जिंदगी का ऐसा नहीं है कि जहां पे आपको आने वाले 50 सालों के लिए एक नस्ल चाहिए। अब ये नस्ल कैसे तैयार होगी, कहां पे तैयार होगी, किस विजन के तहत होगी, किस टेक्नोलॉजी के तहत होगी, किस नेशनल एजेंडे और नेशनल इंटरेस्ट के तहत होगी, और अगर नेशनल एजेंडा और नेशनल इंटरेस्ट नहीं है तो फिर क्या आएगा। यह है बुनियादी सवाल कि जिसको इस वक्त एड्रेस करने की जरूरत है। और अगर वो नेशनल एजेंडा और वो नेशनल कौमी मफाद जिसे कहते हैं, अगर वो नहीं है तो उसके नतीजे में क्या होगा नवीद साहब, उसके नतीजे में जो हो रहा है उससे भी ज्यादा वर्ष सूरत हाल पैदा हो जाएगी और उसके नतीजे में कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए हम बिल्कुल कैटेगोरी इस वक्त ये समझते हैं कि ये जो एजुकेशन है ये एक फेडरल चैप्टर है, नेशनल एजेंडा है, नेशनल इंटरेस्ट है, वो डिफाइन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उन 10 नेशनल एजेंडा को सामने रखते हुए, जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरत बात की नवीद भाई कि किसी का जो हीरो है वो राजा दाहिर है और किसी का हीरो मोहम्मद बिन कासिम है और किसी का हीरो कोई है और किसी का हीरो कोई है, तो इस तरीके से तो एक कौम तो नहीं बन पाएगी और बन भी नहीं सकेगी। आप एक सदी और लगे रहें, आपको कहीं ना कहीं कुछ मेजर्स लेने होंगे और आप एक नेशनल एजेंडा सेट करेंगे, नेशनल एजेंडे के ऊपर कौम का इत्तेफाक करेंगे, उसकी रोशनी में आप एक करिकुलम डेवलप करेंगे, अपनी कौम को ऑन बोर्ड करेंगे और आप फ्लाई करेंगे। उसके नतीजे में आप कहीं 2 4 5 10 15 20 साल के अंदर अंदर अपनी किसी मंजिल मकसूद को पाएंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि एक और तरमीम करने में कोई हर्ज नहीं है नवीद साहब। जहां आपने इतनी तरमीम कर ली हैं, इस एजुकेशन को दोबारा से आप क्या करें, फेडरल चैप्टर बना दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और हायर एजुकेशन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी बॉडी बनाएं, उसकी नॉर्म्स वैल्यू सेट करें और उसमें किसी किस्म का इन्फ्लुएंस ना हो, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसके अंदर ना हो, किसी किस्म की रिगिंग उस इदारे के अंदर ना हो, एक इंडिपेंडेंट इदारा हो, नॉर्म्स वैल्यू सेट करें, आप उसको दें, उसके मुताबिक उस इदारों को चलने दें। नबी साहब देखिएगा इंशाअल्लाह अजीज आपके प्रोफेसर, आप देखें आप एक एटमी पावर है नबी साहब, और इतने तमाम उसके बावजूद एक डॉक्टर कदीर ने उसको गाइड किया, लेकिन उस डॉक्टर कदीर के साथ जो अलाइंड कितनी बड़ी तादाद थी लोगों की, जो आपके इन्हीं इदारों के अंदर, इन्हीं गलियों मोहल्लों के अंदर खेलने वाले लोगों के अंदर से लोग निकले और उन्होंने पूरी एक टीम डेवलप की। सारी टीम बाहर से तो नहीं आई थी सर, यहीं के लोग थे, इसी मट्टी ने उनको पैदा किया था और इसी मट्टी ने उनको आप कह लें कि एक विजन दिया था और उन्होंने आपको इतनी बड़ी जगह पे खड़ा कर दिया। तो अब भी अगर इस एजेंडे के तहत पूरी कौम को एक विजन दे दिया जाए तो मेरा जाती ख्याल यह है कि यह बहुत बड़ा काम है जो आने वाले दिनों में किया जा सकता है। इसलिए लिखने वाले लिखें, बोलने वाले बोले, बात करने वाले बात करें। और ये जो खामोशी है ना नवीद साहब, खामोशी मौत की अलामत होती है। इसके ऊपर मैं ये समझता हूं कि जितनी भी बॉडीज हैं, और पंजाब के अंदर भी नवीद साहब अंदाजा लगाने, आपने केपीके की मिसाल दी, पंजाब के अंदर नवीद साहब 14 यूनिवर्सिटीज ऐसी थी कि जो 11 महीने बगैर वाइस चांसलर के चलती रही। आपने इसको सूबाई चैप्टर बना दिया और जिस तरह हमने बात की थी, इनके पास कहां इतना वक्त है। आप अंदाजा लगा लें
कि एक रिसर्च कमेटी है, उसने आपको करके 3 नाम दे दिए और 3 नाम आपके वज़ीर आला की टेबल के ऊपर 8-9 महीने पड़े रहे। 8-9 महीने आपने एक ऐसे सेगमेंट को इग्नोर कर दिया कि जो फौरी तवज्जो का मुतकाजी होता है। तो इसलिए हम ये समझते हैं इस मौके के ऊपर कि इसको एड्रेस करना चाहिए, लॉजिक के साथ, दलील के साथ, हिस्ट्री के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और इसको तालीम को फेडरल चैप्टर बनाना चाहिए और एक बजट एलोकेट करना चाहिए, नेशनल एजेंडा सेट करना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट सेट करना चाहिए, ताकि उसकी रोशनी में हमारे जामियात अपना एक रोल प्ले कर सकें। और नवीद साहब, मैं गारंटी से कहता हूं ये बात आपको कि अगर पाकिस्तान की 20-25 जामियात का ये टारगेट तय कर लिया जाए कि ये इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 होंगी, टारगेट दे दिया जाए, डिसाइड कर दिया जाए, वसाइल दे दिए जाएं कि ये यूनिवर्सिटीज नंबर 1 रैंकिंग में होगी और आने वाले 5-7-10 सालों का एक टारगेट तय कर लिया जाए, तो बिल्कुल ये माइलस्टोन आप अचीव कर सकते हैं। ये एक्यूमेन मौजूद है, पोटेंशियल मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी गुफ्तगू को जिस अंदाज से हमने समराइज़ किया, आपके सामने पेश किया। और हमने यहाँ देखें बहुत सारी बात में चाहिए पर हमने ज़्यादा फोकस किया है। ज़ाहिर है कि इस वक्त हम यही चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे, हमारे मुल्क को जिस चीज़ों की ज़रूरत है उस पर पॉलिसी मेकर जो है वो फोकस करें। और ख़ास बात यह है, देखें एल्विन टॉफलर ने बहुत पहले ये बात कही थी। उसने कहा था कि जो 19वीं सदी में जो पढ़ा लिखा है वो पढ़ और लिख सकता है, लेकिन 21वीं सदी का पढ़ा लिखा वो होगा जो सीखे को अनसीखा करे और नया सीखा सीखे। तो ये नया सीखा सीखने के लिए ये एक जहद है जिसको हमने एक नए अंदाज से आपके सामने पेश किया है। हमारा ये एपिसोड इस एकेडमिक इशू पर है और यूनिवर्सिटीज़ हमारा फोकस है, और यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारे जो प्रोफेसर्स हैं हम उन पे पूरा ट्रस्ट करते हैं। जिस तरह अभी नसरुल्लाह भाई ने भी बात की है कि उनके अंदर ये पोटेंशल है कि अगर उन्हें ओपन ग्राउंड दिया जाए और ओपन फील्ड दी जाए तो वो एक बहुत बड़ा मौजज़ा और एक मिरेकल मुल्क के लिए कर सकते हैं। और वैसे भी जब पिछले हालात में पाकिस्तान जिन हालात से गुजरा है, जिसे वॉर ऑन टेरर कहते हैं, इस पूरे अरसे के अंदर पाकिस्तानी कौम एक बहुत बड़ी रेजिलियंस फोर्स के साथ इमर्ज हुई है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये एक ऐसी कौम है इस वक्त कि वो कहते हैं ना कि मनु मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। अगर इस कौम को काम बताया जाए, इसको टारगेट दिया जाए, इसको फोकस किया जाए, तो ये कौम बहुत जल्दी आगे जा सकती है। और दूसरी बात देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं अपने प्रोफेसर्स को और यूनिवर्सिटी के टीचर्स को भी कहना चाहूँगा कि देखें, आपने जिस दौर में एजुकेशन हासिल की है हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन जिस मेथोडोलॉजी के तहत आपने चीज़ें हासिल की हैं वो ब्लॉक्स में आपके जहनों में मौजूद हैं, और आप अभी भी जो एवोल्यूशन देखते हैं वो ब्लॉक्स में देखते हैं, आप उसको बहुत दूर तक परसीव करते हैं। ऐसा नहीं है। कौमें लम्हों में नहीं तो कम से कम सालों में अपने अहदाफ की तरफ बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान एक ऐसी ही कौम है जिसका ऐसा ही पोटेंशल है, जिसको बहुत सारे वसाइल अल्लाह ने दिए हैं। अगर हमने अपनी इन यूनिवर्सिटीज़ को आज ठीक कर लिया, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को ठीक कर लिया, यूनिवर्सिटी के टीचर्स को फैसिलिटेट कर दिया, उन्हें प्रिविलेज कर दिया, उन्हें हाई पेड सोसाइटी का सेगमेंट बना दिया, उनको वेल ऑफ कर दिया, फिर उनको टारगेट दिए, तो उस टारगेट के नतीजे में पाकिस्तान में एक तब्दीली पैदा होगी। देखें, यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त सिर्फ तालीम देने का इदारे नहीं हैं, ये हब हैं टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन के लिए, और जो नई टेक्नोलॉजी इस वक्त चाहिए उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अगर इस माइंडसेट को हमने ज़ाया कर दिया, या इस माइंडसेट को हमने मायूस कर दिया, या इस माइंडसेट को हमने डिसरप्ट कर दिया, तो उसके नतीजे में मुल्क को बहुत बड़ा खमियाजा देना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारा मुल्क उस तरफ जाए। तो आज के इस एपिसोड का बुनियादी मकसद यही है कि ये जो चाहिए हमारा है, इस चाहिए में आपका चाहिए भी शामिल हो जाए, और हम सब मिलकर अपने मुल्क को एक तरक्की याफ्ता, एक मुस्तकबिल की तवाना आवाज़ और एक आने वाले दौर का वो मुल्क बना सकें जो 85% जो जॉब्स की, नई जॉब्स की जो ज़रूरत है, अल्लाह करे कि मेरे मुल्क में वो 85% जॉब के लिए प्रोविज़न बन जाए, और हमारी कौम उन 80% जॉब्स के लिए उसी तरह से अहल हो सके जिस तरह दुनिया उसके लिए प्लान कर रही है। बहुत शुक्रिया।